अगर आप लोग अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो शेयर्स जो कि अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी नहीं हो, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आओ। आज वीडियो में बताने वाला हूँ इनक्रेड मनी के बारे में। इनक्रेड मनी क्या होता है, ये कैसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अनलिस्टेड शेयर्स को खरीद सकते हो, बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो, एफडी भी खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बॉन्ड और एफडी की बात नहीं करने वाले, अभी हम सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को टोटल अभी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो इंट्रोडक्शन, वो अभी चल रहा है। दूसरा पार्ट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इनक्रेड मनी अकाउंट ओपनिंग के बारे में, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप इनक्रेड मनी में अपना अकाउंट बना सकते हो सबसे साधारण तरीके से। और दूसरा जो इस वीडियो का जो तीसरा पार्ट होने वाला है वो ये होने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आप अनलिस्टेड शेयर्स खरीदोगे इसी इनक्रेड मनी अकाउंट के थ्रू। वो बताऊंगा जिसमें आप मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जो अनलिस्टेड शेयर्स आप खरीदोगे उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, उसकी क्या वैल्यू है, वो सीडीएसएल में कैसे आपको दिखेगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। फिर चौथे पार्ट में मैं इनक्रेड मनी का रिव्यू करूंगा, जिसमें बताऊंगा क्या इनक्रेड मनी सेफ है या नहीं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। पूरी चीज मैं रिव्यू करने की कोशिश करूंगा इनक्रेड मनी के बारे में, ठीक है। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप प्ले स्टोर पर पहुंचोगे। यहाँ पे आपको इनक्रेड मनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करके ओपन करना है, ऐसे नेक्स्ट 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 करना है, मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपको अकाउंट बनाना है, प्रोसीड करना है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना होगा और उसे वेरीफाई करना होगा। फिर उसके बाद अपना फुल नेम डालना है और ईमेल एड्रेस जो होगा अपना यहाँ पे उसको एंटर करना होगा, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर जल्दी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका ये पूछेगा कि क्यों आप आए हो इनक्रेड मनी पे, तो जो भी रीज़न हो यहाँ पे डाल दो कि आईपीओ लेने हो, एफडी लेना है, जो भी हो डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे आपने पूछेगा कि कहाँ से आपने इनक्रेड मनी के बारे में सुना है, जो भी आप जहाँ जहाँ सुना है नेक्स्ट कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी शेयर्स लेना है उस पर गेट स्टार्टर पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये केवाईसी के लिए बोलेगा, तो आपको पैन और बैंक अकाउंट सारी चीज़ें यहाँ निकाल के रखनी है, फिर उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछेगा आपका पैन नंबर क्या है, वो यहाँ पे आपको अपने डाल देना है पैन नंबर से देखकर। पैन नंबर पे जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है वो भी यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर डालना है, फिर एनुअल इनकम डालनी है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद डिजी लॉकर से आप इसे कनेक्ट करना है, आपको सेंड कोड टू ईमेल करना है, आपकी ईमेल पे कोड आएगा, यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। डिजी लॉकर पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर उसके बाद कैप्चा डालना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जो आधार में रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। फिर उसके बाद आपको फुल नेम डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जो बैंक में दिया है वो अकाउंट नंबर डालना है, दोनों बार अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, आईएफएससी कोड डालना है बैंक का, ठीक है। फिर उसके बाद आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट है, सेविंग, करंट, जो भी है डालो, नेक्स्ट करो, बैंक वेरीफाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट नंबर डालना है, सबसे जरूरी है। तो ये आपके डीमेट अकाउंट पे दिया रहेगा। मेरा अपस्टॉक्स अकाउंट है तो मैं बताता हूँ मेरा अपस्टॉक्स में कहाँ अब मेरे को डीमेट अकाउंट नंबर मिलेगा। अपस्टॉक अकाउंट मैं ओपन करता हूँ, प्रोफाइल पे जाना है, नाम लिखा, अपने नाम पे क्लिक करना है। फिर उसका माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख के आएगा, उस पर क्लिक करना है। एकदम नीचे जाओगे तो यहाँ पे छोटा सा लिखा होगा डीमेट अकाउंट नंबर, देखो ये 1 2 करके, ये नंबर ही मेरे को वहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो ये नंबर को यहाँ पे आपको सेम एक चीज़ को दो बार डाल देना है, तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उस नंबर को डालने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर सबमिट कर देना है। फिर ये पूछेगा आपकी डिटेल को सबमिट करने के लिए केवाईसी, बस आपको सबमिट कर देना, आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी। अब मैं यहाँ पे शेयर खरीदता हूँ सीएसके का, 199 रुपये का है, मैं आपको खरीद के बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। मैं इसे इन्वेस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करूँगा 199 रुपये की। जैसे ही पेमेंट होती है मेरी यूपीआई के थ्रू, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है, जो 199 रुपये है वो आपके इनक्रेड मनी के अकाउंट में जा चुके हैं। अब इनक्रेड मनी मुझे जो है मेरे शेयर्स 3 4 दिन के बाद दे देगा। देखो यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है, ये चीज़ आप पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हो कि पेमेंट इनको रिसीव हो चुकी है 199 रुपये की, ठीक है। अब ये 1 हफ्ते के बाद अपना ईमेल चेक करोगे तो वहाँ पे लिख के आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीएसके के शेयर होल्डर बन चुके हो, ठीक है। नीचे आओगे तो सीडीएसएल की लिंक देंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके सीडीएसएल अकाउंट में आया कि नहीं शेयर। तो यहाँ पे अगर आपका पहले से ही अकाउंट है सीडीएसएल में तो आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लो, लेकिन अगर अकाउंट नहीं है तो कैसे अकाउंट बनाना है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो अकाउंट बनाने के 2 तरीके होते हैं, आप ईजी पे भी अकाउंट बना सकते हो, ईजीएस्ट पे भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ईजी पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ईजी के बगल में क्लिक हियर लिखा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे आप सीडीएसएल की वेबसाइट पे पहुंचोगे, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि बीओआईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो बीओआईडी कहाँ मिलेगी, बीओआईडी भी आपको आपके डीमेट अकाउंट पे मिलेगी। मैं अपस्टॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो अपस्टॉक्स में कैसे बीओआईडी ढूंढते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ पे नीचे देखो यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है, फिर माई कॉन्टैक्ट में डालना है, सेम वही जगह पे जाना है जहाँ पहले गए थे। नीचे आओगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर ई वोटिंग करके लिखा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप ये आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। एकदम नीचे यहाँ पे साइड करोगे तो देखो बीओआईडी करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बीओआईडी लिखा है अब बस आपको इसी को कॉपी करना है और वहाँ पे डाल देना है, यही आपकी बीओआईडी है, ठीक है। बीओआईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड कैसे होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखो पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो आपका पैन नंबर है वो पहले डालना है, फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का डेट है वो डालना है, फिर मंथ डालना है, बस ये डालना है। वेरिफिकेशन के लिए होता है, कोई पासवर्ड सेट करने के लिए नहीं, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए। ये चीज़ मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या करना है। ये सब चीज़ डाल दोगे, मैं यहाँ पे डालता हूँ, फिर बताता हूँ क्या करना है। आई एम नॉट रोबोट उस पर क्लिक कर रहा है, फिर नीचे इसको टिक करना है, कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा।
फिर आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम, यूनिक सा यूज़र नेम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका है, ठीक है। मैं यहाँ पे डाउन टू टेक डाल दे रहा हूँ, आप जो भी हो आपका अपने हिसाब से रखना चाहो रख सकते हो। तो जो भी है मैं यहाँ पे जल्दी से डालता हूँ, फिर आगे बताता हूँ प्रोसेस। पासवर्ड डालना है, हार्ड से कोई पासवर्ड डालना है, क्योंकि पासवर्ड जल्दी नहीं लेता है, तो थोड़ा-सा नंबर्स वगैरह मिला कर स्पेशल कैरेक्टर मिला के डालना है, फिर कंटिन्यू कर देना। बस यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, क्लिक हियर क्लिक कर कर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करोगे, फिर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिर से डाल के यहाँ पे वैलिडेट करना है। आपका अकाउंट देखो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, 3 लाइन बनी है, इस पे आपको क्लिक करना है, अकाउंट डिटेल्स पे जाना है, नीचे आना है, सीएसके देखो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखो चेन्नई सुपर किंग दिख रहा है ना, तो शेयर आ चुका है मेरे अकाउंट में। आईएसबीएन लिस्टिंग देखोगे तो अनलिस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अनलिस्टेड शेयर है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे पूरी डिटेल आ जाएगी, आईएसआई नंबर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा, एक्टिव है नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे देखो मिल जाएगी, ठीक है। तो यही बस प्रोसेस था। अब शुरू करते हैं इनक्रेड मनी ऐप का रिव्यू। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ क्या इनक्रेड मनी सेफ है या नहीं, क्या आप इस पर ट्रस्ट करते हो कि नहीं, इस चीज के बारे में आपको बता दूंगा। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, एक चीज कवर करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि एकदम साधारण भाषा में आपको समझाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी बैंक क्या चीज है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे बैंक होता है, जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, वो किस लिए होता है, उसमें आप कैश डिपॉजिट करते हो डिजिटल फॉर्म में, बिल्कुल उसी तरीके से डिपॉजिटरी बैंक भी होता है, जहाँ पे आप शेयर्स को डिपॉजिट करते हो, शेयर्स रखते हो उस बैंक में स्टोर करके डिजिटल फॉर्म में। पहले के टाइम में शेयर्स जो है आपके फिजिकल फॉर्म में होते थे, आपके सर्टिफिकेट के फॉर्म में होते थे, लेकिन आज के टाइम में आप उसको डिजिटली स्टोर करके रख सकते हो अपने डिपॉजिटरी बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब बैंक अकाउंट जो होता है, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें आप अपना बैलेंस रखते हो, जिसमें आप पैसा रखते हो, कैश रखते हो, वो बैंक अकाउंट आप कहीं भी खुलवा सकते हो। आप जाओ एचडीएफसी में खुल जाएगा, आप जाओ आईसीआईसी में खुल जाएगा, कहीं भी खुलवा सकते हो, कोई भी बैंक खोल सकता है, प्राइवेट बैंक, अपना गवर्नमेंट बैंक, कोई भी बैंक अपने नाम का बैंक खोल सकता है, और बहुत सारे बैंक आपको देखने में मिल जाएंगे इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिपॉजिटरी बैंक की, तो वो सिर्फ इंडिया में दो हैं, सिर्फ दो एग्जिट करते हैं डिपॉजिटरी बैंक। पहला है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएसएल, ठीक। कोई भी इनको नहीं खोल सकता, कोई भी मुंह उठा के डिपॉजिटरी बैंक नहीं खोल सकता, ये सिर्फ सरकार ही चलाती है। ये दोनों जो बैंक्स हैं, दोनों डिपॉजिटरी बैंक्स हैं, ये पूरी तरीके से सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं और उन्हीं के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। मैं मान के चलो आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। आपका डिपॉजिटरी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तभी आप शेयर्स को स्टोर करके रख सकते हो अपने पास। अगर आपका डिपॉजिटरी बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आप शेयर्स को स्टोर करके नहीं रख सकते। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, कि डीमेट अकाउंट फिर क्या होता है। हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं, उसमें भी तो शेयर्स स्टोर करते हैं। तो डीमेट अकाउंट ही डिपॉजिटरी अकाउंट होता है, डिपॉजिटरी अकाउंट का दूसरा नाम ही डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि अभी तो मैंने बोला कि सिर्फ एनएसडीएल और सीडीएसएल ही अपना जो आपका शेयर्स स्टोर करके रख सकते हैं, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे ऐप देखा होगा, ग्रो या फिर आप अपस्टॉक्स का देखोगे, फिर ज़ीरोधा को देखा होगा, तो ये लोग भी तो डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो ये लोग डिपॉजिटरी बैंक नहीं है, इनको हम ब्रोकर्स बोलते हैं या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इंडिया में अगर आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना है अपना कैश स्टोर करने के लिए, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो किसी भी बैंक के पास। जैसे कि एचडीएफसी के पास चले गए, वो आपका सेविंग अकाउंट खोल देगा। आप एसबीआई के पास चलेगा, आपका सेविंग अकाउंट खोल देगा। लेकिन वहीं पे अगर आपको इंडिया में अगर अपना डिपॉजिटरी बैंक अकाउंट ओपन करना है, जिसमें आपको शेयर्स को स्टोर करके रखना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के पास नहीं जा सकते। वो आपको नहीं रेफर करेगा, वो आपकी अकाउंट नहीं ओपन करेगा आप डायरेक्टली आओगे तो। आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ब्रोकर जैसे कि आपका अपस्टॉक्स हो गया, ज़ेरोधा हो गया, ग्रो हो गया, इस तरह की ब्रोकर्स की हेल्प लेकर ही आप एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल में अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना केस बताता हूँ, जैसे मैंने अपस्टॉक्स में देखा था, तो अपस्टॉक्स में अपने केस में आपको समझाऊँ, तो अपस्टॉक्स में आपने देखा होगा कि मेरा जो अकाउंट है अपस्टॉक्स में सीडीएसएल बैंक में खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिटरी नेम सीडीएसएल आ रहा है और नीचे देखो मेरा डीमेट अकाउंट नंबर भी दिया है, तो उसने सीडीएसएल में ही मेरा अकाउंट खोला हुआ है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि अपस्टॉक्स ने मेरा अकाउंट सीडीएसएल में ही क्यों खोला है, वो एनएसडीएल में भी तो खोल सकता था। ये इस वजह से क्योंकि अपस्टॉक्स का पार्टनरशिप सीडीएसएल के साथ है, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने मेरा जो अकाउंट है वो सीडीएसएल में खोला है। अगर जैसे कि आप किसी और ब्रोकर के पास जाते हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आईसीसी डायरेक्ट, इनसे अपना अकाउंट खुलवाते हो, डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, तो इनका जो पार्टनरशिप है वो एनएसडीएल के साथ है। तो अगर आप इनसे अकाउंट अपना खुलवाओगे, तो ये जो आपका अकाउंट है वो एनएसडीएल में खोलेंगे, ठीक है। मैं मान के चलो आपको चीज़ समझ में आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको सीडीएसएल और एनएसडीएल का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनकरेंट मनी की तरफ चलते हैं, ठीक है। इनकरेंट मनी के बारे में समझते हैं। तो इनकरेंट मनी क्या करती है, इनकरेंट मनी जाती है बड़े बड़े कंपनी जैसे कि ओयो हो गया, सीएसके हो गया, इन सारे कंपनीज के जो शेयर्स है वो खरीद लेती है। जो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ उनके शेयर्स को खरीद लेती है, अनलिस्टेड शेयर्स ही खरीद लेती है। तो जो शेयर्स होते हैं ओयो के या फिर जो शेयर्स होते हैं सीएसके, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज के, ये जो है इनकरेंट मनी के सीडीएसएल अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाते हैं। और अब जब आप इनकरेंट मनी के पास जाते हो, इनकरेंट मनी को आप पैसा पे करते हो कि मुझे
सीएसके के शेयर्स चाहिए, फिर मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर चाहिए, तो इनक्रेडिट मनी को आप पैसा भेजते हो, तो इनक्रेडिट मनी अपने सीडीएसएल अकाउंट में से वो जो शेयर्स है वो निकाल कर वो आपके सीडीएसएल अकाउंट में डाल देती है। तो जो प्रोसेस होता है पूरी तरीके से डायरेक्ट होता है, मतलब जो पैसे का ट्रांसफर होता है डायरेक्टली आपके अकाउंट से आपके अकाउंट से इनक्रेडिट मनी के बैंक अकाउंट में होता है, और जो शेयर्स का ट्रांसफर होता है वो डायरेक्टली जो आपके इनक्रेडिट मनी के सीडीएसएल अकाउंट है वहां से लेकर आपके सीडीएसएल अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होते हैं। तो पूरा प्रोसेस डायरेक्ट है, बीच में कोई यहाँ पे आता नहीं है। तो इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो सिक्योर और सेफ प्रोसेस है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है काफी ज्यादा सिक्योर होता है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि प्रोसेस डायरेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम रिस्क और लॉस की बात करें, तो जो पहला रिस्क है वो ये हो सकता है कि आपको लिक्विडिटी का रिस्क हो सकता है। हो सकता है कि आपने पैसा लगा दिया और जिस कंपनी अपने पैसा लगाया उसका आईपीओ 10 साल बाद है, 15 साल के बाद है, और आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़े, तो आप क्या करोगे? इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनक्रेडिट मनी आपकी आदत मदद करता है। इनक्रेडिट मनी बोलता है कि अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप इनक्रेडिट मनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो वो आपके लिए बायर्स ढूंढेंगे जो आपके शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, जो आपके अनलिस्टेड शेयर को खरीदना चाहेंगे, उसके लिए वो बायर्स ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दूसरा रिस्क ये हो सकता है कि आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया बिना देखे समझे, बिना रिसर्च के, किसी दोस्त के कहने पे, या कोई बहुत बड़ी फेमस कंपनी थी, बस आपने सुना और इन्वेस्ट कर दिया अनलिस्टेड शेयर्स में, और वो कंपनी बर्बाद होने लगी, वो कंपनी लॉस करने लगी, आपका पूरा पैसा डूब गया। ठीक है, तो ये भी रिस्क यहाँ पे हो सकता है। तो यही दो रिस्क मुझे बस यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने पैसा लगा दिया और आपको शेयर्स ही नहीं मिले, आपके सीडीएसएल अकाउंट में शेयर्स ही नहीं है, क्योंकि जो आप पैसा भेजोगे वो इनक्रेडिट मनी के बैंक अकाउंट में भेजोगे, सब चीज का ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है, तो प्रूफ है। तो अगर आप पैसा भेज रहे हो तो उसका प्रूफ है आपके पास, तो आपको शेयर्स जरूर मिलेंगे, तो आपको रिफंड मिलेगा, तो आपको शेयर्स मिलेंगे। और ऐसा भी कभी नहीं हो सकता कि इनक्रेडिट मनी भाग गई आपके शेयर्स लेके। ठीक है, क्योंकि अगर इनक्रेडिट मनी बंद भी होती है, फिर इनक्रेडिट मनी खत्म भी होती है, तो फिर शेयर्स है वो आपके सीडीएसएल अकाउंट में हो है। ठीक है, तो इनक्रेडिट मनी बंद हो चाहे जहां जाए, उससे आपके शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चाहे इनक्रेडिट मनी बंद हो चाहे चालू रहे। ठीक है, वो शेयर्स आपके सीडीएसएल अकाउंट में ही रहेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। समय आ चुका है इस वीडियो को खत्म करने का। अगर आपका इंटरेस्ट है अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, इनक्रेडिट मनी में आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक इनक्रेडिट मनी में आपने अकाउंट नहीं खोला है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनक्रेडिट मनी अकाउंट ओपन करने की लिंक दी है। अगर आप उसके थ्रू इनक्रेडिट मनी में अकाउंट खोलते हो तो आपको 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा आपके फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, और साथ ही साथ 0.25 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप पहला ट्रांजेक्शन करोगे। ठीक है, तो ये ऑफर चल रहा था, मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ इतने सारे ब्रोकर्स हैं, इतने सारे ब्रोकर्स में मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करता हूँ अपस्टॉक्स, क्योंकि वो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ। अपस्टॉक्स अकाउंट ओपन करने का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्यों अपस्टॉक्स बोल रहा हूँ? क्योंकि अपस्टॉक्स में जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो बिल्कुल जीरो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जीरो है। अगर आप म्यूचुअल फंड या आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो भी 1 भी रुपया आपका नहीं लगने वाला ब्रोकरेज। ठीक है, सारी चीजें फ्री है, 20 रुपए से ज्यादा आपको ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है अपस्टॉक्स में, इसीलिए मैं अपस्टॉक यूज करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करता हूँ। तो सारी चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको गोल्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं मिलता हूं आपसे इसी वीडियो में।